लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। दिल्ली की सर्द दोपहर आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर एक स्पेशल प्लेन आकर रुका। फिर जैसे ही उसका दरवाजा खुला, वहां मौजूद काली वर्दियों के बीच एक नाम गूंज उठा और वो नाम था जेल के चार दीवारियों से दूर फॉरेन सॉइल में छुपा लॉरेंस बिश्नोई का साया, अनमोल बिश्नोई का। वही अनमोल जो सिद्धू मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान के घर पर फायरिंग केस का शैडो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो डंकी के रास्ते अमेरिका जा पहुंचा और सिर्फ 2 साल में ही यह नाम दुनिया के उन चुनिंदा गैंगस्टर में शुमार हो गया जिसका सब सिर्फ नाम सुनते थे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। लेकिन भारतीय सरकार ने आखिरकार उसे दबोच ही लिया, और ना सिर्फ दबोचा बल्कि विदेश के आसमान से भारत की जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां से सवाल सिर्फ एक है, आगे क्या होने वाला है? और इस एक सवाल के पीछे कई सवाल हैं जो आज सभी जानना चाहते हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं। आखिर एनआईए ने ही अनमोल को क्यों गिरफ्तार किया? क्या यह गिरफ्तारी किसी दिन सीधी इनकाउंटर में बदलेगी? क्या बिश्नोई गैंग में खून खराबे वाला नया गैंग वार शुरू होगा, या फिर कानून की धीमी पर जानलेवा चाल उसके पूरे साम्राज्य को तोड़ देगी? क्या यही बिश्नोई ब्रदर्स की कहानी का द एंड है? बिल्कुल नहीं, कहानी तो अभी बस शुरू हुई है दोस्तों। अंत कितना खतरनाक होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन क्या हुआ, क्या हो रहा है और आगे दोनों बिश्नोई भाई के साथ क्या क्या हो सकता है, आइए हम हर उठते सवाल को एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, एकदम शुरू से। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देर रात का सन्नाटा, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। सबको इंतजार था अगली दोपहर का, क्योंकि ये कोई आम डिप्लोमेटिक वापसी नहीं थी, बल्कि एक हाई प्रोफाइल डिपोर्टेशन था। किसी का डिपोर्टेशन एक देश से दूसरे देश में तब होता है जब वो किसी देश में इलीगली घुस जाता है, जैसे कि डंकी के रास्ते से। यहां भी कुछ ऐसा ही केस था। एक स्पेशल फ्लाइट उतरी और उस फ्लाइट से उतरा एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसका नाम सुनते ही पंजाब से लेकर मुंबई तक की पुलिस की नींद उड़ जाती है। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस का छोटा भाई। हवाई अड्डे पर जैसे ही उसने भारतीय जमीन पर कदम रखा, उसे तुरंत एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दबोच लिया। यह कोई लोकल पुलिस का केस नहीं था, यह था नेशनल सिक्योरिटी का मामला। फिर अनमोल को सीधा पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। वहां से उसे 11 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया। अब यहीं से शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और उसके जवाब। पहला सवाल, क्या अनमोल बिश्नोई कोई नॉर्मल अपराधी है? जी नहीं। अब तक लोग अनमोल को सिर्फ लॉरेंस का भाई मानते थे, लेकिन एनआईए का कहना है कि यह शख्स जुर्म की दुनिया का एक बड़ा मोहरा है। इसके खिलाफ लगे आरोप किसी को भी हिला देने के लिए काफी है। सबसे पहले 2022 में हुए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, फिर मुंबई में 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा की रात कांग्रेस के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की सनसनीखेज हत्या। मुंबई पुलिस की चार्जशीट तो साफ साफ कह रही है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई ही था, जिसने शूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए थे। यही नहीं, अप्रैल 2024 में सुपरस्टार सलमान खान यानी सबके भाईजान के घर पर हुई फायरिंग में भी इसका ही नाम सामने आया था। गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो फायरिंग हुई थी। अनमोल पर कुल मिलाकर 18 से ज्यादा केस है, जो सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान, दिल्ली और मुंबई तक फैले हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो अनमोल पर हत्या, रंगदारी जैसे गंभीर मामले लगभग हर राज्य में दर्ज है। तो ये कोई नॉर्मल आदमी कैसे हो सकता है? एक ऐसा आदमी है जिस पर कई आपराधिक आरोप है। दूसरा सवाल, लॉरेंस का भाई अनमोल पंजाब से अमेरिका कैसे पहुंचा? इस सवाल का जवाब किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक फिल्म तो आपने देखी ही होगी, शाहरुख खान की, डंकी। यहां भी कहानी कुछ वैसी ही है। रिपोर्ट बताती है कि अनमोल बिश्नोई ने अपनी फरारी की शुरुआत 2021 से 2022 में की थी।
उसने एक नकली पासपोर्ट बनवाया। इस फर्जी दस्तावेज के सहारे वो पहले भारत से नेपाल भागा। नेपाल से उसकी जर्नी दुबई पहुंची और दुबई से वो अफ्रीका के रास्ते यानी केन्या होते हुए सीधा अमेरिका में जा पहुंचा। जी हां, अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर लॉ एंड ऑर्डर वाले देश में। अप्रैल 2023 में उसे कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में देखा गया था। विदेशी जमीन पर बैठकर वो अपने भाई लॉरेंस और गोल्डी बरार के साथ मिलकर भारत में दहशत फैला रहा था। और यहीं से उठता है एक और सवाल, तीसरा सवाल, जब उसके लिए अमेरिका में घुसना इतना आसान था तो वहां की पुलिस के गिरफ्त में कैसे आया अनमोल बिश्नोई? देखिए, अनमोल की यह आजादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। जैसे जैसे उसे स्पॉट किया जाने लगा वैसे वैसे उसकी परेशानी बढ़ती चली गई। यहां तक कि एक शादी में भी उसे स्पॉट किया गया था जहां पर पंजाबी सिंगर करण औजला भी परफॉर्म कर रहे थे। आगे नवंबर 2024 तक अमेरिकी एजेंसियां उस तक पहुंच चुकी थी। यूएस इमिग्रेशन ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से उसे इलीगल एंट्री यानी गैर कानूनी ढंग से घुसने के आरोप में धर दबोचा। यानी कि वो सही तरीके से नहीं बल्कि गलत तरीके से अमेरिका में घुसा था और यही आरोप था वहां उस पर, जिसके तहत उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद असली पहचान का खेल शुरू हुआ। यह सिर्फ कागजों का मामला नहीं था, यहां एफबीआई की भी एंट्री हो गई थी। एफबीआई जैसे भारत में सीबीआई है ना, वैसे ही अमेरिका में एफबीआई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आगे उसकी पहचान कंफर्म करने के लिए उसके डीएनए और आवाज के सैंपल का इस्तेमाल किया। हालांकि गिरफ्तार होने के बाद भी अनमोल बिश्नोई ने एक आखिरी दांव खेला जो भगोड़े लोग अक्सर विदेश की धरती पर जाकर करते हैं। आयोवा की पोटावाटमी जेल में उसने पॉलिटिकल एसाइलम का दावा ठोक दिया, लेकिन लुइजियाना के एक कोर्ट ने उसके दावे को तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि उसके पास फर्जी दस्तावेज थे। इंटरपोल की तरफ से उसके खिलाफ पहले से ही रेड नोटिस जारी हो चुका था और तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद अमेरिकी सरकार ने उसे भारत भेजने का फैसला कर लिया। चौथा सवाल, अमेरिका ने किस शर्त पर उसे भारत डिपोर्ट किया? क्या कोई शर्त थी? और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को अमेरिका पुलिस से कौन सा मेल आया? देखिए, अमेरिकी एजेंसी ने ना उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत डिपोर्ट किया है। आप समझ रहे हैं, यहां कोई प्रत्यर्पण नहीं हुई है, उसे डिपोर्ट किया गया है। यानी वो इलीगली उस देश में घुसा था और एक तरह से ये वांटेड भी था इंडिया का, जिसके ऊपर इंटरपोल की रेड नोटिस भी जारी थी और कोर्ट का फैसला भी अहम था कि उसे वापस भेजा जाना है। हालांकि किसी शर्त का कोई जिक्र नहीं है। बाकी डिपोर्टेशन का क्या मतलब होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अमेरिकी कानून ने उसे अपने देश में रहने के लिए अयोग्य माना और वापस करने के लिए उसे उसके देश भेज दिया, यानी कि भारत। इस बीच बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को यूएस की होमलैंड सिक्योरिटी से एक बेहद अहम मेल मिला, एक ईमेल। जिशान अपने पिता के हत्याकांड में पीड़ित परिवार की तरफ से थे। उन्होंने एक तरह से अमेरिका के जो सरकार है, पुलिस है, वहाँ पर अपना नाम दर्ज करवाया था कि वो एक तरह से विक्टिम फैमिली से हैं और उन्हें हर अपडेट मिलती रही क्योंकि बाबा सिद्दीकी के मामले में अनमोल बिश्नोई भी जो है नामजद है और वो एक तरह से यहाँ का अपराधी भी है, इसलिए उसे हर अपडेट मिल रहा था उसके रिगार्डिंग। उस ईमेल में साफ साफ लिखा था अंग्रेजी में, अनमोल बिश्नोई हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। द ऑफेंडर वॉज रिमूव्ड नवंबर 18, 2025। यानी कुल मिलाकर अमेरिकी पुलिस ने विक्टिम फैमिली की तरफ जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी की कि हमने आपके आरोपी को भेज दिया है आपके देश, अब आगे आप देख लीजिए आपको क्या कार्रवाई करवानी है। इसके बाद जिशान ने तुरंत एनआईए से अपील की कि अनमोल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाए। उसके पिता की हत्या कैसे हुई, कौन था इसके पीछे, क्या साजिश हुई थी। इसके अलावा भी एनआईए के पास अपने भी कई सवाल हैं, जैसे कि सलमान खान के घर पर हमले के पीछे उसका असली मकसद क्या था, क्योंकि वहां भी शूटर्स को अनमोल बिश्नोई नहीं भेजा था, अब तक यही दावा है। अब यहीं से उठता है एक पांचवा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस अनमोल के ऊपर कई राज्यों में केस दर्ज है, पंजाब में दर्ज है, मुंबई में दर्ज है, यूपी में दर्ज है, दिल्ली में दर्ज है, आखिर उसकी कस्टडी एनआईए को ही क्यों मिली? एयरपोर्ट से किसी और राज्य की पुलिस ने उसे क्यों नहीं उठाया?
एनआईए ने ही क्यों गिरफ्तार किया, क्यों अपने कस्टडी में लिया। अब देखिए, यही वो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें इस केस को एक नॉर्मल क्राइम से आतंकवादी एंगल दे दिया है। अनमोल बिश्नोई पर सिर्फ हत्या और रंगदारी का आरोप नहीं है। एनआईए का कहना है कि अनमोल ने विदेशी जमीन से बैठकर एक आतंकवादी नेटवर्क चलाया। एनआईए ने यह साफ किया है कि अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ मिलकर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फंड्स जमा किए और रंगदारी नेटवर्क भी चलाया। 2023 की चार्जशीट में दर्ज है कि 2020 से 2023 के बीच उसने विदेश से लॉरेंस और गोल्डी की मदद की, गैंग के लिए पैसा और हथियारों की सप्लाई संभाली और यहां तक कि शूटर्स को भी अमेरिका में पनाह दी। वो हवाला और आर्म्स स्मगलिंग नेटवर्क से भी जुड़ा रहा। दरअसल एनआईए ने इस केस को बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़े एक बड़े मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है। वैसा मान के चल रहे हैं कि ये एंगल वहां जाकर ऐसे कनेक्ट होगा कि एक बहुत बड़ा जो एक तरह से आउटपुट जो है ना वो बाहर निकलेगा। इसलिए ये सिर्फ किसी एक राज्य के अपराध की बात नहीं है, बल्कि यह भारत के खिलाफ विदेशी जमीन से रची जा रही एक साजिश थी, यानी ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। यही वजह है कि कई राज्यों में केस होने के बावजूद उसकी कस्टडी एनआईए को ही मिली, ताकि इस पूरे अंतरराष्ट्रीय फंड चैनल और कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ सके। हालांकि इसके अलावा भी जिस भी राज्य में उसके ऊपर केस है वो भी कार्रवाई चलती रहेगी और वहां की पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती रहेगी और ये कार्रवाई कैसे कैसे होगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। परिवार परेशान है कि दुश्मन कहीं अनमोल को मार ना दे, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, परिवार के लिए ये वक्त किसी सदमे से कम नहीं है। अब बेटा चाहे जैसा भी हो, परिवार के लिए तो वो बच्चा ही है। लॉरेंस पहले से जेल में है और अब दूसरा बेटा अनमोल विदेश से डिपोर्ट होकर सीधा सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अनमोल के रिश्तेदारों का कहना है कि उसने कभी कोई अपराध नहीं किया। उनके मुताबिक अनमोल का जो सबसे बड़ा गुनाह है वो सिर्फ ये कि वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और उस बात की ही उसे सजा मिल रही है। कोर्ट में उसके समर्थक रमेश बिश्नोई बहुत ज्यादा परेशान नजर आए। उन्होंने तो सीधे प्रधानमंत्री से अपील की कि अनमोल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, क्योंकि जिस तरह से जिस हालात में वो है उसमें उसकी जान को बहुत ही खतरा हो सकता है। कोई भी दुश्मन उसे निशाना बना सकता है। ये बात बिल्कुल सही भी है। दुश्मन गैंग से खतरा तो हो ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनके बीच आपसी गैंग वॉर का जो है ना वो बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है। खास करके बम्बिहा गैंग से तो एक आप देखें तो हिस्ट्री रहा है कि एक तरफ से इन्होंने मारा, दूसरी तरफ से उन्होंने मारा, और अब तो गोल्डी बरार से भी इनकी दुश्मनी ठन गई है। कोर्ट ने भी इस चिंता को नजरअंदाज नहीं किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अनमोल का हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप करवाया जाए और कोर्ट रूम में ले जाते और लाते वक्त भी सिक्योरिटी टाइट रहे और सभी जो कार्रवाई है उसे भी कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी, ताकि कोई अनहोनी घटना न हो सके। सबको पता रहे कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अब आते हैं 7वें सवाल पर। आगे अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या होगा? पहले जेल में लॉरेंस था और बाहर से अनमोल कमान संभाल रहा था, लेकिन अब तो दोनों भाई जेल में हैं। बिश्नोई ब्रदर्स बिहाइंड द बार हो गए हैं। अब यह बात तो साफ है कि अनमोल की वापसी ने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड्स को भी हिलाकर रख दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि अनमोल की गिरफ्तारी से पहले ही लॉरेंस बिश्नोई और उसके पुराने साथी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर जो है गोल्डी बरार के बीच में तालमेल टूट चुका था। उसकी कई कहानी मैं आपको सुना ही चुका हूं चैनल पर। गोल्डी बरार ने तो एक वायरल वॉइस मैसेज में खुद ऐलान किया था कि हमारा अब अनमोल बिश्नोई के साथ कोई संबंध नहीं रहा, अब हमारी उनसे नहीं बनती है, हम अलग हो गए हैं। इस टूट से लॉरेंस गैंग में बहुत बड़ी दरार आ गई है और यहाँ तक कि ये भी खबर आती रही कि अनमोल बिश्नोई की जो गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वो जो वहाँ रिहा नहीं हो पाया, इसी वजह से ये दोनों जो है आपस में अलग भी हुए, लॉरेंस और गोल्डी बरार। अब पंजाब पुलिस भी मान रही है कि दो दोस्तों का जो ये फ्रैक्चर है ये उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि जब गैंगस्टर्स आपस में फूट पड़ती है तो उन्हें पकड़ना और जांच करना आसान हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि लॉरेंस ने गोल्डी को छोड़कर अब हरियाणा के गैंगस्टर नोनी राणा जैसे दूसरे क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिला लिया है। क्राइम एनालिस्ट का भी कहना है कि अनमोल बिश्नोई का पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी है। एजेंसियों को उम्मीद है कि अब अदालत के सामने सब कुछ खुल सकता है। अनमोल गैंग के इंटरनेशनल फंड्स चैनल्स और प्लानिंग नेटवर्क का एक तरह से मेल लिंक था
उसकी गिरफ्तारी से बिश्नोई गैंग का जो पूरा सिंडिकेट है, उसका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो गया है। अब पुलिस को गैंग की फंडिंग, नए लोगों की भर्ती और सीमा पार के जो भी रिश्ते हैं इन गैंग के, उसकी भी जो है एक पूरी साफ तस्वीर मिल सकती है। अब यहीं पर आते हैं आखिरी और 8वें सवाल पर। अनमोल बिश्नोई को कौन सी सजा मिलेगी? परिवार तो उसको निर्दोष मान रही है ना, लेकिन कानून के नज़र में तो वो बहुत सारे केसेज में आरोपी है जिस पर अब ट्रायल चलेगा। तो अगर वो आरोपी बनता है तो उसे कौन सी सजा मिलेगी? देखिए, कानूनी पैमानों पर देखें तो अनमोल के खिलाफ लगे आरोप बहुत भारी है। हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत तक की सजा हो सकती है। वहीं यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी आतंकवादी घटना से जुड़े कानून के तहत उसे उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है। अगर कोर्ट में यह साबित हो गया कि उसने विदेशी जमीन से बैठकर भारत के खिलाफ आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है, तो उसे डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिल सकती है। मैं कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर उस पर आरोप साबित होते हैं तब यह सजा मिलेगी। कुल मिलाकर देखें तो इस क्राइम थ्रिलर का आखिरी चैप्टर अब सिर्फ अदालत के दफ्तरों में लिखा जाएगा। एक तरफ एक बड़ा गैंगस्टर का भाई अमेरिका से डिपोर्ट होकर आ चुका है, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में फूट पड़ चुकी है। अब सबकी नजरें न्याय व्यवस्था पर टिकी है, जो फैसला करेगी कि अनमोल की इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या परिवार का वकील अनमोल को कोर्ट में निर्दोष साबित कर पाएंगे जैसा कि वो कह रहे हैं, या फिर उनका दूसरा बेटा भी हमेशा हमेशा के लिए कानून के गिरफ्त में चला जाएगा, अपने भाई लॉरेंस की तरह। यह फैसला तो कोर्ट में होगा, लेकिन जनता की अदालत में तो सब कुछ आप लोग ही तय करते हैं, कौन हीरो है कौन विलेन है। क्योंकि कई लोगों के नजर में तो लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त भी है, लेकिन कानून के नजर में अपराधी है, इसलिए ही जेल के अंदर बंद है। मैंने आज की इस कहानी में लगभग उन हर सवाल का जवाब दे दिया है जो हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो इन दिनों लोग ढूंढ भी रहे हैं जब से अनमोल की गिरफ्तारी हुई है, जब से अनमोल वापस भारत में आया है और वो कस्टडी में ले लिया गया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, वो कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, मतलब आप कहानी को अंत तक देखते हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कहाँ से मेरी कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरी कहानी को अंत तक देखने वाले आप वो ऑडियंस कौन है जो पंचम प्रकाश की कहानी अंत तक देखते हैं। बाकी कहानियों का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, जारी रहेगा। हर रोज कोई ना कोई कहानी आती रहेगी। और कल जो कहानी अपलोड हुई थी चैनल पर, वो किसी कारण से अभी डाउन हो गया है, तो वो कहानी भी मैं अगले बुधवार को, जो कि सीरीज का हिस्सा है, टॉप 5 सीरीज का हिस्सा जो हर बुधवार को आता है, तो कल वो किसी कारण से डाउन हो गया था, तो वो कहानी भी जो है आप अगले बुधवार को चैनल पर वापस से दोबारा से देख सकते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। सभी सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए, इस समाज को एक बेहतर समाज बनाइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।